पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके थे, 2 क्लास उसका ले चुके हैं। जो भी नहीं देखे यूट्यूब में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग मॉडल पेपर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। मॉडल सेट 2 फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसका इसका भी 2 क्लास होगा। 2 क्लास में हम लोग इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। जैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है, बोलता है वित्तीय डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि व्युत्पत्ति से तात्पर्य यानी डेरिवेटिव से तात्पर्य जो है वर्तमान उत्पादों से उत्पन्न उत्पाद से, मतलब जो अभी हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव को बोलते हैं। जो हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब है कि जहाँ पे हम अभी पैसा लगा सकते हैं। तो जहाँ पे भी अभी हम पैसा लगाते हैं वो मेरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है। जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं ना, जैसे मार्केट में सामान बिकता है वैसे बैंक में क्या बिकता है, एफडी बिकता है, इंश्योरेंस बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? तो बैंक के लिए इंश्योरेंस क्या है, एक प्रोडक्ट है। बैंक के लिए क्या है, प्रोडक्ट। तो बोलता है कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा अगर और एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है तो वो हमारा कहलाता है डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, या हम लोग फाइनेंस डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। परिकल्पना का मतलब किसी भी चीज को करने से पहले सोचना। हाइपोथेसिस इसी को बोलते हैं, किसी भी काम को करने से पहले सोचना। अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब हाइपोथेसिस कर रहे हैं। और जब तक हाइपोथेसिस नहीं करेंगे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। आप क्या करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि सोचिए कि कल होकर अगर हमको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो आप सोचते हैं तो जरूरत पड़ता है नहीं हमको पैसा बचा कर रखना चाहिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। आप सोचते हैं बुढ़ापे में हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो सोचिएगा तभी ना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और जो आदमी बिंदास है, कभी नहीं सोचता फ्यूचर के लिए, बोलता है आज का आज सोचो बस, तो देखना वो कभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। खाने पीने में खूब ध्यान देगा, मस्ती में खूब ध्यान देगा, खूब पैसा भी खर्च करेगा। बोलता है कि जिंदगी 4 दिन का, कौन जानता है कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति का ज्यादा इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगा आपको। बात समझ गए? जो ऐसा सोच रखता है कि आज का आज जियो, देखा जाएगा कल क्या होगा। तो अगर ऐसा कोई सोच रखा हुआ है तो वैसे व्यक्ति के पास कम आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उनके जमीन कम मिलेगा, सब कुछ कम मिलेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कमाने और खाने में विश्वास कर रहा है कि कमाओ और खाओ। लेकिन जो लोग फ्यूचर को सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, परिकल्पना करता है, वही व्यक्ति निवेश करता है। तो परिकल्पना का मतलब है पहले से सोचना किसी काम को करने के लिए। और जब तक हम आज तक आप दुनिया में जो भी काम किए हैं सबसे पहले परिकल्पना किए हैं तभी आप काम किए। आज भी अगर आप कोई टारगेट लेके चलते हैं कि हमको बैंकिंग में जाना है, पहले आप सोचे हैं तभी आप आगे बढ़े। बिना सोचे इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हाइपोथेसिस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो सोचना पड़ेगा, उसको कल्पना करनी पड़ेगी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें उसका रिटर्न क्या होगा, फ्यूचर में हमको क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एक और वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। क्या है, तो जब आप निवेश करने जाते हैं, पैसा लगाने जाते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन आपके अपने निवेश में होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि बहुत लोग क्या करता है ना कि 20 लाख रुपया उसके पास है और वो बेवकूफ़ी क्या करेगा कि 20 लाख एक ही जगह पे जमा कर देगा। रिस्क देखिए कितना है, 20 लाख एक ही जगह पे जमा कर दिया। अब रिस्क कितना है, 100% रिस्क है। अगर वो कंपनी डूब गया, चाहे सरकारी का ही नहीं हो, अगर कंपनी डूब गया तो ये आदमी बर्बाद हो जाएगा। जबकि होशियार जो इन्वेस्टर होता है, निवेशक, वो क्या करता है, इस 20 लाख को अलग अलग जगह पे तोड़ तोड़ के लगाएगा, तोड़ तोड़ के। क्योंकि उसको मालूम है कि भैया एयर इंडिया भी डूबा है, आया नहीं, एक्सिस बैंक डूब गया, डूबा ना एक्सिस बैंक, सॉरी एक्सिस बोलते, यस बैंक डूबा, यस बैंक डूब गया। तो हम पैसा को एक जगह क्यों लगाएंगे, एक जगह लगाना मतलब 100% रिस्क है। अगर डूब गया तो कहानी खत्म। बहुत लोग ऐसा था जो पूरा पैसा सहारा में लगा दिया, सहारा बर्बाद बर्बाद। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना होगा, उसको तोड़ दीजिए और तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। अगर एक जगह डूब भी जाता है, मान लो 2 लाख यहाँ लगाए और डूब भी गया 2 लाख, तो असर नहीं पड़ा, बाकी तो बचा हुआ है मेरे पास। क्योंकि इस दुनिया में कोई आदमी नहीं कह सकता कि यहाँ पे पैसा लगाओ श्योर है कि नहीं डूबेगा। क्योंकि सरकारी फंड में भी अब डूबेगा, कहीं भी आप पैसा लगाएगा। अगर रिस्क ले रहे हैं, रिटर्न कमाने के चक्कर में है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो हर जगह रिस्क ले रहे हैं। क्या लगता है बैंक में पैसा सुरक्षित है आपका? बैंक का पैसा भी डूब सकता है, LIC का पैसा भी डूब सकता है, ठीक है। जहां भी आप पैसा रख रहे हो सब डूब सकता है। तो आप क्या करो, क्या करना चाहिए, सारा पैसा एक जगह लगाना चाहिए या उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लगाना चाहिए। तो पैसे को तोड़ तोड़ के लगाने को ही हम लोग बोलते हैं विभेदीकरण। विभेद मतलब समझते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े में क्या करेंगे, बांट देंगे, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखिए यहाँ लिखा है कि पोर्टफोलियो प्रबंधन या विनियोग में सम्मिलित जोखिम को कम करने के लिए, यानी रिस्क को कम करने के लिए
यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संपत्तियों, निवेश उपकरणों, कंपनी प्रतिभूतियों तथा सरकारी प्रतिभूतियों को इस प्रकार से चयन किया जाता है कि कुल जोखिम कम हो सके। यानी ऐसे बांटेंगे सब जगह पे सिक्योरिटी को, रिस्क क्या हो, कम हो सके। रिस्की फंड में भी लगाता है ये आदमी, जो डाइवर्सिफिकेशन करता है अपने इन्वेस्टमेंट का, वो सब लगा लेगा सही जगह पे एकदम ठोस कि हिलेगा नहीं पैसा। और कुछ क्या करेगा, 4 लाख रुपए बोलेगा जुआ खेल के देख लेते हैं, जो होगा होगा। 16 लाख तो सेफ है ना जी। अगर 4 लाख मेरा डूब भी गया तो 16 लाख से ब्याज आ रहा है ना, हम कमा लेंगे। हम यही मानेंगे कि जुआ खेलने गए थे, रिस्क में डूब गया। लेकिन सारा रिस्क में नहीं, कुछ एकदम सॉलिड फंड में लगाता है। सॉलिड फंड का मतलब है जो डूबने वाला नहीं है, और रिस्की फंड का मतलब जो डूब भी सकता है और उग भी सकता है। तो क्या किया, 16 लाख रुपया सॉलिड फंड में लगाया जो हिलेगा नहीं, वो जानता है मेरा पैसा सेफ है चाहे जैसे हो। और 4 लाख रुपया रिस्की फंड में लगाया, चलो एक बार जुआ खेल के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। और उसी में अगर सफल कर गया, मार्केट अप कर गया, उसका शेयर का वैल्यू बढ़ गया तो कमा लिया, और नहीं बढ़ा तो बर्बाद हो गया 4 लाख रुपया। तो 4 ही लाख ना डूबा। लेकिन आप सोचिएगा सब पैसा लगा देते एक ही जगह पे, तो आप तो बर्बाद होना तय है। और मार्केट में वही लोग बर्बाद हो रहा है जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, जो अपने निवेश को अलग अलग पार्ट में बांट नहीं रहा है। और जहां अलग अलग पार्ट में नहीं बांटेंगे आप फंसेंगे। आपके पास सॉलिड फंड होना चाहिए, लिक्विड फंड होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, सब जगह पैसा लगाइए। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि हर कंपनी को, हर कंपनी को, जो लोन लेने वाली कंपनी है उसका क्रम तैयार किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग तैयार किया जाता है कि कहाँ पे उधार उठाना अच्छा रहेगा और कहाँ पे लोन देना आसान रहेगा या लोन लेना आसान। साख श्रेणी निर्धारण की रचना केवल बॉन्ड के निवेश के महत्व के आधार पर की जाती है। यानी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या है। यानी कोई कंपनी अगर हमसे पैसा उधार मांग रही है तो उसका रेटिंग क्या है, कितना दिन में पैसा वापस कर देती है। तो जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग वाली एजेंसियां होती है, नंबर 1, नंबर 2 क्रेडिट रेटिंग, नंबर 3, समझिए यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। क्योंकि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिससे भी ये पैसा इन्वेस्टर से पैसा लेता है उसको टाइम पर प्रॉफिट भी देता है, टाइम पर उसका पूंजी भी वापस करता है। तो हमें, हम लोगों को जो पैसा लगाना चाहिए वो क्रेडिट रेटिंग वाली एजेंसियों में लगाना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों में लगाना चाहिए, जहां आपका पैसा सुरक्षित है, डूबने का कोई खतरा नहीं है। और आप लगाने गए जिसका क्रेडिट रेटिंग एकदम खराब है और वैसे गले सड़े कंपनी में पैसा लगाने जाइएगा तो बर्बाद ही ना होइएगा। तो कंपनी निवेश करते समय एक निवेशक को हमेशा क्या चेक करना चाहिए, उस कंपनी का क्रेडिट, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, क्रेडिट रेटिंग। क्या चेक करना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग। जैसे बताइए अभी दुनिया में सबसे बेस्ट क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी कौन है, या देश में सबसे बेस्ट क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी कौन है जिसका क्रेडिट रेटिंग इतना है कि लोग आंख बंद करके वहां पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जरा सा भी संकोच नहीं करता। तो ये चेक करना पड़ेगा, और ये हर साल ये रेटिंग चेंज होता रहता है। सेकेंडरी बाजार क्या है? सेकेंडरी बाजार को हम लोग शेयर बाजार बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। इसी को शेयर बाजार या इसी को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहां सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट क्या है, फिर वही चीज पूछ दिया। सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं, उस मार्केट को स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक बाजार एक ऐसा बाजार है जिसके माध्यम से हम किसको खरीदते बेचते हैं, प्रतिभूतियों का क्या होता है, क्रय विक्रय किया जाता है। सिक्योरिटी मतलब क्या, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब को खरीदते और बेचते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा बाजार जहां पे हम सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं, वो मार्केट क्या कराता है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते बेचते हैं, नए नहीं। कोई दिक्कत है, नया नहीं। नया आप बेचेंगे और खरीदेंगे कौन सा मार्केट से, प्राइमरी मार्केट से। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब भी खरीदे और बेचेंगे तो कौन सा सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड। अच्छा, ज्यादातर सेकेंड हैंड बिकता है या फर्स्ट हैंड बिकता है, सेकेंड हैंड। नया वाला तो एक ही बार ना बिकेगा, और पुराना वाला ही बिक रहता है। जैसे मान लीजिए पहली बार हम टाटा कंपनी से शेयर खरीदे, तो पहली बार अगर हम टाटा कंपनी से शेयर खरीदे तो हम प्राइमरी मार्केट में गए, टाटा से डायरेक्ट खरीदे। और उसके बाद क्या होता है जानते हैं, उसके बाद खाली मार्केट में सेकेंडरी मार्केट चलता रहता है। हमको पैसा चाहिए, बेचना है, किसी को खरीदना है, तो क्या किया, हम जाके शेयर मार्केट में बेच दिए, वो खरीद लिया। तो मतलब कस्टमर टू कस्टमर ही ट्रांजेक्शन चलता रहता है, कंपनी टू कस्टमर बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है। ये बात ध्यान रखना है। प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं?
अब हम लोग को पढ़ना है प्राइमरी मार्केट। बताइए, अभी बता चुके हैं प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है, जहां पे नए सिक्योरिटी को खरीदते हो। और प्राइमरी मार्केट में कैसे कहां से डील होता है, यहाँ डील होता है कंपनी टू कस्टमर। यहाँ क्या डील होता है, कंपनी टू कस्टमर, जहां नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, यहाँ पे कंपनी के हेड क्वार्टर हेड ऑफिस में जाके शेयर खरीदना पड़ेगा। जबकि सेकेंडरी मार्केट का फिक्स प्लेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं उनको मालूम होता है कि शेयर कब बढ़ेगा और कब घटेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। वो इतना 10 साल से काम कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया है कि ट्रेंड अगर ऐसे जा रहा है तो आने वाले समय में शेयर मार्केट अभी 1 घंटे के बाद बढ़ेगा या घटेगा। तो बताओ जी, अगर हमको मालूम है कि शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, उस कंपनी का शेयर हम खुद नहीं खरीद लेंगे। ठीक से समझिए, अभी मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 25 रुपए का, हमको लग रहा है कि 2 बजते बजते ये 25 रुपए का शेयर जो है वो 45 का हो जाएगा, तो हम 1 लाख शेयर खरीद नहीं लेंगे, 1 लाख शेयर खरीद लेंगे। अब 25 रुपए हम खरीदे हैं और 45 हो गया, मतलब 20 लाख रुपए 2 घंटे में 3 घंटे में कमा लेंगे हम। तो क्या लगता है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जो अंदर काम करने वाला आदमी वो तो राजा होगा? नहीं, स्टॉक शेयर मार्केट में जो अंदर काम करने वाला व्यक्ति है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग में रोका गया। तुम नहीं खरीद सकते, तुम इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनसाइडर समझते, आउटसाइडर लोग कर सकता है, बाहर वाला आदमी कर सकता है, लेकिन जो मेरे ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग का मतलब खरीद बेच नहीं सकते, उनको मना ही रखता है, उनको फोन ले जाने का सुविधा नहीं रहता है, या फोन करके किसी को दूसरे को भी बोल नहीं सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पता चला हम नहीं खरीद सकते हैं सर, अपना भाई को लगा रखें बाहर, हम फोन करते और खरीदता है, ऐसा नहीं कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग अवैध है, देखिए लिखा है, ठीक है, यह अवैध है, सीधा केस होगा भैया। कोई दिक्कत है, क्योंकि इससे आप बहुत फायदा ले सकते हैं, आपको सब पता है, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग हर जगह पर रोका हुआ है। म्यूचुअल फंड क्या है, आपको बताए थे, जब लोग 1991-92 में जब डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहा था, तो इनडायरेक्ट तरीके से पैसा लगाने का तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट तरीका क्या है, शेयर मार्केट। बताइए, आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपके पास पैसा है, आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट लगाओ, तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट लगाओगे तो भैया रिस्क भी आपका पूरा, डूबेगा तो आप जाओगे, और रिटर्न भी आपका। क्या लगता है, गुर्दे में दम है? बहुत लोग रिस्क लेना नहीं चाहता है। और दूसरा, कोई आदमी बोला कि ऐसा करो तुम हमको दो म्यूचुअल फंड में, रिस्क हमारा, हम रिस्क लेते हैं, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। रिस्क ये म्यूचुअल फंड वाला लेता है, बोलता है रिस्क नील, 0 रिस्क है, आपका कोई टेंशन नहीं लेना है, आप हमारी कंपनी को ना दिए जी, हम आपको वापस करेंगे, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आप कहाँ पे पैसा लगाओगे बताओ, जहां पे रिस्क भी आपका रिटर्न भी आपका, या जहां रिस्क 0 है और रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में। इसलिए म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ रिस्क कंपनी ले लेती है, बोलते हैं मेरे रिस्क पर आप पैसा दो, डूबेगा तो हम समझेंगे, आपको पैसा पूरा मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। बात समझ गए? हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ मार्केट में घटेगा रेट तो आपको घट के मिलेगा, रिटर्न का फिक्स नहीं है, रिटर्न फिक्स नहीं, रिटर्न एज पर मार्केट है। अब मार्केट अगर घट जाएगा तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, मार्केट बढ़ेगा तो रिटर्न क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक चीज है, होता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, 8% गारंटेड आपको रिटर्न है, मिलेगा ही मिलेगा। मतलब किसी हालत में 8% आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा अगर ज्यादा कमाएगी कंपनी, लेकिन कम कमाएगी तो 8% कम से कम देगी। देखिए यहाँ लिखा है, जिसकी प्राथमिक चिंता निवेश की सुरक्षा होती है, भैया मेरा जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। और छोटा छोटा निवेशक जो है इसी में लगाना पसंद करता है, क्योंकि उसमें जाना नहीं पसंद करता, उसमें 100% रिस्क है, और यहाँ रिस्क हमारा कोई और ले लेता है, इसलिए म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस हो रहा है। म्यूचुअल फंड एक तरीका है, और म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है, तो बताए थे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक संस्था है जो कंट्रोल करती है, उसी के नीचे म्यूचुअल फंड चलता है। अब पूछ रहा है इक्विटी शेयर क्या होता है, बता चुके हैं सबको, बताया जा चुका है इक्विटी शेयर होल्डर। अगला है मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, बोलता है प्रत्येक निवेशक का मुख्य उद्देश्य निवेश से लाभ कमाना होता है। हर निवेशक चाहता है कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां से हमको प्रॉफिट हो। यदि निवेशक अल्पकालीन निवेश करता है, शॉर्ट टर्म अगर पैसा लगाता है तो सट्टेबाजी माना जाता है। दीर्घकालीन निवेश करता है तो कुछ हम लोग वहां से रिटर्न का अपेक्षा करते हैं। आधारभूत विश्लेषण निवेशक द्वारा क्रय किए जाने वाले स्टॉक का भावी मूल्य ज्ञात करने की विधि है। यानी फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए एक शेयर होल्डर जब शेयर में पैसा लगाता है, यानी एक निवेशक जब निवेश करता है, तो जो उसका स्टॉक का फ्यूचर प्राइस होगा, जो शेयर का फ्यूचर प्राइस होगा, उसको निकालने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्निक को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जब किसी के शेयर का प्राइस फ्यूचर में निकालना हो, फ्यूचर प्राइसेस निकालना हो, तो उसके लिए जो टेक्निक लगाया जाता है उस टेक्निक को वो बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस।
बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आर्थिक शक्तियों, इकोनॉमिक पावर को देखा जाता है, कंपनी का इंटरनल सिस्टम को देखा जाता है, और उस जिस इंटरनल सिस्टम में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को चेक किया जाता है, उद्योग का विश्लेषण किया जाता है, आधारभूत विश्लेषण की सहायता से विनियोगकर्ता निवेशक निवेश संबंधी निर्णय लेता है। अन्य फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। हमारे और आपके लिए सिर्फ 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं बात कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सोचिए, हमारा तो सर 4 लाख 5 लाख रुपए ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन एक कंपनी मान लीजिए टाटा कंपनी यहाँ बड़का गांव में 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है। कितना लगा रही है? 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ फैक्ट्री है। मान लो कोयला का खाने ले लिया 500 एकड़ का, तो 500 एकड़ का कोयला का पूरा माइंस ले लिया है, ठीक है। अब बताइए 500 एकड़ का अगर ले लिया कोयला का माइंस और 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल। सरकार को पैसा दिया, जमीन खरीदने वाला किसान को पैसा दिया, पूरा प्लांट सेटअप किया, मशीनरी लाया। क्या लगता है ये इतना पैसा लगाने के पीछे उसको कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हम लोग तो 20 रुपए लगाते हैं तो 5 बार सोचते हैं। 2,000 रुपये एजेंट को देते हैं, LIC का तो हालत खराब कर देते हैं। तो बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कंपनी इतना कुछ सोच रही थी, इसको पता है कि हम 40,000 करोड़ लगाएंगे तो फ्यूचर में हम रिटर्न कमा लेंगे। पता कर लेगा। कैसे पता करेगा? फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है कि फ्यूचर में हमको रिटर्न कितना मिलेगा, और इसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? तो फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया क्या काम देता है, इसके क्या क्या एलिमेंट हैं। तो कैसे चेक करेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले GDP चेक करते हैं किसी देश का, कि यहाँ GDP कितना है। जिस देश का GDP कम रहेगा वहां कमा नहीं पाओगे। जैसे भारत का बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है, नेपाल से तो बढ़िया, बांग्लादेश से तो बढ़िया, पाकिस्तान से तो बढ़िया। तो GDP अगर किसी देश का बहुत अच्छा, GDP का मतलब समझते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के अंदर जितना सामान बन रहा है खूब बिक रहा है। अच्छा, भारत में जो सामान बन रहा है खूब बिक रहा है और बोलता है कि महंगाई है और गरीबी है और बेरोजगारी है। सामान कैसे बिक जा रहा है? बेरोजगारी तो, अगर तकलीफ है, बेरोजगारी है तो सामान नहीं ना बिकना चाहिए। इतना सारा सामान कैसे बिक जा रहा है? इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियल बेरोजगारी है, रियल वाला बेरोजगारी नहीं है। तो GDP चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेक करेंगे। लोग देखिए यही अभी लोगों का क्या है, खराब है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न अब नहीं रहा। कोरोना के बाद से लोग खूब खर्चा दम भर के करने लगा है, देख लीजिएगा हर चीज का। पहले कोरोना से पहले रेस्टोरेंट कितना था हजारीबाग में, अभी रेस्टोरेंट कितना सारा खुल गया। तो जा रहा है लोग तब ना खुल रहा है। तो कैसे लोग जा रहा है? या तो हो सकता है कि अमेरिका से कोई आदमी आके हजारीबाग में बस गया होगा जो पैसा वाला होगा और वो रेस्टोरेंट जा रहा होगा, या हजारीबाग का ही आदमी का इनकम बढ़ गया इसलिए वो रेस्टोरेंट जा रहा है। ठीक से समझिएगा मेरी बात को, समझ गए? हजारीबाग के लोगों का या तो इनकम बढ़ा, वही ना रेस्टोरेंट जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से कोई तो बसा नहीं आके। तो रेस्टोरेंट जा कौन रहा है? स्टूडेंट रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है, स्टूडेंट को तो पढ़ना है भैया। तो जा कौन रहा है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई हजारीबाग का व्यक्ति जिसका इनकम क्या हुआ है, बढ़ा है, और जैसे बढ़ा है वो वैसे रेस्टोरेंट का भीड़ बढ़ रहा है। लोग हर बंदा जा रहा है, हर बंदा, इतना शॉपिंग मॉल खुल रहा है, हर बंदा जा रहा है। तो जा कैसे रहा है? कोई अमेरिका से आ रहा है खरीदने के लिए यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ के लोगों का खर्च, इनकम क्या हुआ है, बढ़ा है। या तो इनकम बढ़ा है या तो उसका सेविंग पैटर्न बढ़ा है। बचाना नहीं चाहता, खर्चा करना रहे। बोलता बचा क्या करेंगे, मर उड़ जाएंगे, तो खर्चा करो जम भर के। तो सेविंग पैटर्न उसका देखना होगा, बचत कर रहा है लोग या खर्च कर रहा है। अच्छा, इकोनॉमी में सब लोग ऐसे ही सोचने लगे क्या करेंगे यार जिंदगी में। एक उसका दोस्त है बहुत कंजूसी करता था, पैसा बचा बचा के रखता था, विकेट गिर गया उसका। विकेट गिरना समझते हो? समय से पहले डेथ हो गया। अभी उसका दोस्त क्या सोचेगा बताओ? अगर राम का दोस्त का डेथ हो गया समय से पहले, बहुत पैसा बचा के रखता था और उसके पैसे का ऐश उसका बाल बच्चा कर रहा है, ये क्या सोचेगा बताओ? बहुत तकलीफ में खूब काम करता था, रात में 18-18 घंटा काम करता था। इस आदमी को क्या क्या सोच होगा? सेविंग के पीछे ध्यान देगा या खर्चा करेगा? अब बताइए, जब सब लोग खर्चा करेगा तो कंपनी के लिए अच्छा है या खराब है? इस कंपनी के लिए अच्छा है जो 40,000 लगा रहा है। वो जानता है कि हम अगर यहाँ इन्वेस्ट करें तो यहाँ पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग खर्च करना शुरू कर दिया। बड़े शहरों में क्या है, बड़े शहरों में सेविंग कम है लोगों के पास। देखिएगा बढ़िया से 10 लाख रुपए मांग दो तो हालत खराब हो जाएगा किसी का, लेकिन घूमेगा सब सिमना मना रही है, मस्त एकदम जिंदगी काटता है। हाँ या नहीं? जो कमाया बोलता है साल भर में 20,000 रखेंगे बचा के, घूम फिर के फिर निपट देंगे, फिर जीरो बैलेंस, कोई बात नहीं, चल रहा है। वो बाहर घूमेगा फिरेगा, खाएगा, रेस्ट हो जाएगा, सब कुछ करेगा, जिंदगी ऐसे में काट रहा है। इसका मतलब उसका क्या है, सेविंग नहीं है। तो जब लोगों का सेविंग नहीं होगा मतलब खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो किसी न किसी का डिमांड क्रिएट होगा। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न। वो कहाँ पे पैसा लगा रहा है? अभी बताओ, अभी सबसे ज्यादा लोग पैसा कहाँ लगा रहा है? अगर उसके हाथ में पैसा आ रहा है तो, अगर हाथ में पैसा आ रहा है तो सबसे मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन, युवा पॉपुलेशन कहाँ पे पैसा लगा रहा है? सोचिए, आज का युवा जो जनरेशन है, जो जैसे भाई 25-26 साल का लड़का है, जब कमाने लगता है सबसे पहला पैसा कहाँ लगाता है?
एक भी 25-26 साल का कमाने वाला युवा 28 साल तक मान के चलो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो बढ़िया फोन खरीदेगा एप्पल का, कार खरीदेगा, घर बनाएगा, हाँ या नहीं, सारा सुख सुविधा उसको चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके पास नहीं रहेगा। और आपको मालूम है जवानी में कमाई होता है, 30-32 साल के बाद कमाई नहीं, जब शादी विवाह हो जाएगा तो कमाई नहीं होगा। अगर आप इस बीच में 25 से लेकर 30 के बीच में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाए, तो बाद में आप नहीं बना सकते। यहाँ तो सर्विस रिटायर होकर होता आता है गांव, तो घर नहीं बना पाता है बढ़िया से जी, पता चला घर बनाते बनाते ना प्लस्तरा हुआ ना टाइल्स लगा, वैसे ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया। तो आप सोचिएगा कि हम पैसा रख के बना लेंगे, पॉसिबल नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कब करना है, उस उम्र में करना है। तो हमको ये चेक करना होगा कि आज के समय में सेविंग का टेंडेंसी क्या है, पैटर्न क्या है, और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है, लोग कहाँ पे पैसा लगा रहा है। बात समझ गए, किस जगह पे लोग पैसा लगा रहा है, इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और क्या देखना होगा बताओ, महंगाई भी तो चेक करना पड़ेगा कि भाई महंगाई इतना रहेगा तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो खर्चा नहीं करेगा। तो ये भी चेक करना होगा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कि भाई इन्फ्लेशन क्या क्या रेट है, महंगाई का क्या दर है, अभी क्या रहता है, महंगाई बढ़ा है कि घटा है। मैं इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में, हाई है, महंगाई है, हर चीज़ महंगा दिख रहा है, कोई दिक्कत है। लेकिन इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा इनकम भी तो बढ़ रहा है। देखो ये इंटरेस्ट रेट बताओ, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग को क्या चेक करना होगा, इंटरेस्ट रेट। बताओ इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कैसा है, ब्याज दर, ब्याज लेने वाला भी और देने वाला भी। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो 15% ले लेता है बैंक, 12, 13, 14, 15, और जब हम पैसा देते हैं तो हमसे कम देता है। तो इंटरेस्ट रेट को भी चेक करना होगा, इसके आधार पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और क्या, टैक्स स्ट्रक्चर को चेक करना होगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कि भारत में टैक्स कैसे लगता है। तो टैक्स स्ट्रक्चर भारत में ठीक है अभी, क्योंकि 7.5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा, तो एक अच्छा खासा जो है अमाउंट आपके पास सेव हो जाता है विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री अमाउंट बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद आपको मानसून भी देखना पड़ेगा, देश में मानसून कब आता है, और एग्रीकल्चर को भी देखना पड़ेगा। देखो मानसून हम लोग का 3-4 साल से सही समय पर नहीं आ रहा है, खेती खराब स्थिति में है कि नहीं। अगर मानसून सही समय पर आएगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, खेती जबरदस्त होगी। अच्छा, खेती होने से लोगों के सेविंग पर क्या असर पड़ेगा, खेती अगर समय पर हो, मानसून समय पर आ जाए, तो इससे सेविंग पर क्या असर पड़ेगा। भाई खेती सबसे ज्यादा लोग पैसा कहाँ खर्चा करता है, खाएगा ना जी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, खाएगा क्या, किस, एग्रीकल्चर है ना, खाएगा, कृषि का चीज ना। अब बताओ खेती नहीं हो रहा तो गेहूं महंगा हो रहा है, आलू महंगा हो रहा है, तो उसका ज्यादातर पैसा चला जा रहा है खेती मतलब खाने पीने में। अगर खेती होता और सब कुछ का रेट अच्छा होता है तो उसका पैसा बचता कि नहीं बचता, जो खाने में पैसा भी जा रहा है वो पैसा बचता, और बचता तो क्या करता, उसको सेविंग करता। तो इसलिए ये सब भी बात ध्यान रखना होगा। देख लीजिए यहाँ लिखा होगा, जहाँ बहुत अच्छी फसल होती है वहां देखो, ये बोलते हैं मानसून की वजह से अच्छी फसल होती है, जिसके कारण स्टॉक क्या होता है, मार्केट में बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेट कम हो जाएगा और उसका फायदा पड़ता है। और क्या देखना होगा, आप कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी देखिए। टाटा कंपनी अगर यहाँ बड़का गांव में लगा रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ एकदम बढ़िया होना चाहिए, वो सब चीज़ चेक करके लगाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन भी देखेगा कि जहाँ पे हम अपना उद्योग लगा रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है, किस तरह की जनसंख्या है, उसको चेक करना होगा पॉपुलेशन के आधार पर। ये सारा चीज़ आपको चेक करना होगा किसके अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस। फिर से रिपीट करें, फंडामेंटल एनालिसिस इस बात को जानने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में हम किसी निवेश से कितना कमा सकते हैं, इसको जानने में मदद करता है, इससे संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन क्या है, सेबी क्या है और निवेशकों को जागरूक करने के लिए सेबी किस प्रकार के कार्य करता है। तो सेबी एक क्या है, सेबी एक अथॉरिटी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी संस्था है जो निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूरे मार्केट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है और पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है, संचालित करती है। सेबी की स्थापना कब हुई है, 1988, लेकिन पावर कब मिला है, 1992 में वैधानिक दर्जा मिला है। यानी पूरा कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बनाई गई वो संस्था का नाम क्या है, सेबी। कैपिटल मार्केट का समझते हैं, पूरा कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट आता है। कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट भी होता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, लेकिन जो मनी मार्केट होता है उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई को होता है। मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए लिखा, सेबी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंश बाजार को नियंत्रित करने में मदद करती है। सेबी का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, देख लीजिए।
पहला, यह निवेशकों को पर्याप्त, सटीक और प्रामाणिक जानकारी देता है। आप सेबी के पास जाएंगे तो हम सॉलिड जानकारी आपको देगा कि सही कंपनी है, गलत कंपनी। निवेशक को जागरूक करता है, शिक्षित करता है कि गलत जगह पैसा ना लगा दो। यह जारी करता है, कंपनियों को बाजार प्रदान करता है। जो कंपनियां अपना मार्केट से पैसा उठाना चाहती है उसको मार्केट देता है, तुम वहां से पैसा उठा सकते हो। यह पर्याप्त और कुशल आधारभूत व्यवस्थाओं के साथ बिचौलियों को एक कॉम्पिटिटर, पेशेवर और विस्तारित बाजार प्रदान करता है। यही है जो जितने बिचौलिए हैं, बिचौलिए समझते हैं, जिसमें आता है बुल, बियर, ये सब बिचौलिया होता है, दलाल। तो जितने दलाल होते हैं उन दलालों को एक व्यवस्था देता है, कंपटीशन देता है, प्रोफेशनलिज्म देता है, यानी सबको देता है वहां पे ऑप्शन, ऑफिस खोल के देता है, तुम यहाँ अपना दलाली करो, कोई दिक्कत नहीं, ये सबको व्यवस्था देता है। उद्देश्य क्या है सेवी का? तो पहले भी शायद हमको लगता है कल के क्लास में बता चुके, 3 उद्देश्य था। कौन कौन सा था? पहला प्रोटेक्टिव पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था? रेगुलेटरी था। और तीसरा क्या था? पहला था ये फर्स्ट हो गया आपका प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक। दूसरा था रेगुलेटरी और तीसरा था, रेगुलेटर का मतलब पूरा रेगुलेट करेंगे। और तीसरा था कि रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम सेबी का था। तो 3 काम सेबी करता था। ये सब तो बता दिया गया, ये तो है। तो प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी बनाया जा सकता है, ये तो पढ़ा दिया ना। बॉन्ड क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड? तो याद रखिएगा कि अगर प्राइवेट कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है लोन के रूप में तो डिबेंचर जारी करती है, और सरकार को अगर मार्केट से उठाना है पैसा लोन के रूप में तो सरकार क्या जारी करती है? बॉन्ड। देखो लिखा होगा, बॉन्ड ऋण पत्र की तरह ही है, डिबेंचर की तरह ही है। तो भाई दोनों सेम ही है। हालांकि इसका निर्गमन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाता है। बॉन्ड का मूल्य बाजार में ब्याज दर और इसकी परिपक्वता अवधि पर निर्भर करता है। बॉन्ड का जो प्राइस होगा कि मार्केट में कितने दिन में मैच्योर होगा, कितने दिन में पैसा वापस मिलेगा, और इसका ब्याज के दर पर निर्भर करता है। कूपन दर बॉन्ड पर पेश की गई दर बाजार दर होती है। मतलब कूपन रेट जो होता है, तो कूपन रेट का मतलब, जीरो कूपन रेट का मतलब होता है ऐसा रेट जहां मार्केट रेट से आपको पैसा मिलेगा, पहले से आपको सरकार नहीं बताएगी। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई ने निवेशकों की सुविधा अनुसार बहुत सारे बॉन्ड जारी किए हैं। कौन कौन बैंक जारी किया? आईडीबीआई और आईसीआईसीआई। अब चाहेंगे तो एक और बता देते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी बहुत बॉन्ड बिकता है, आप वहां भी जाके बॉन्ड खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सरकारी क्षेत्र का बॉन्ड बिकता है। फीचर्स ऑफ बॉन्ड, तो इसका इंटरेस्ट रेट, अब इसका इंटरेस्ट रेट ना पहले से कंफर्म नहीं रहता। कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट पहले से कंफर्म नहीं रहता, आपको एक बार मिलेगा तभी पता चलेगा आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन मार्केट रेट से कम नहीं मिलेगा, इतना है। मार्केट रेट से ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दूसरा क्या है? इसका मैच्योरिटी बोलता है, मैच्योरिटी डेट जो है यहाँ पे कंफर्म आपका रहता है कि किस दिन आपका पैसा कंपनी सरकार वापस करने वाली है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वह राशि है जिसपे बॉन्ड जारी किया जाता है, जिसपे हम बॉन्ड खरीदते हैं वो फेस वैल्यू होता है। और कभी कभी बॉन्ड जारी किया जाता है फेस वैल्यू पर, लेकिन बिकता है प्रीमियम पर। यील्ड क्या होता है? तो बोलता है उपज, बॉन्ड पर रिटर्न की दर है, यानी जिस बॉन्ड पर कितना रिटर्न हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड। बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि इस बॉन्ड पर कितना रिटर्न हमको मार्केट से मिल रहा है। और उसके नीचे क्रेडिट रेटिंग, अभी जान चुके हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जारी करती है, जिससे पता चलता है कि किस कंपनी का क्रेडिट बहुत बढ़िया है, और जिस कंपनी का क्रेडिट बहुत बढ़िया है वहां पे हम लोग पैसा लगाने में दिक्कत नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि हाँ ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा पैसा देने में। आज बताइए सहारा का क्रेडिट रेटिंग कितना खराब हो गया। अब सहारा फिर से अगर स्टार्ट करेगा तो पब्लिक के नजर में तो उसका इमेज जीरो है, क्योंकि पैसा डूब रहा है। तो आखिर कौन सा ऐसा जगह है जहां पे पैसा लगाएं? कहां पे मेरा पैसा सुरक्षित है? क्या बैंक में सुरक्षित है? तो हम लोग चेक करेंगे क्रेडिट रेटिंग। क्या चेक करेंगे? भारत की 2 संस्थाएं ऐसी है जो क्रेडिट रेटिंग जारी करती है बैंकों का, उसमें चेक करो सबसे बढ़िया बैंक कौन है अभी के समय, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, सबसे सिक्योर बैंक है। पता चला आप ऐसा जगह पैसा लगा दिए जिसका क्रेडिट रेटिंग सबसे खराब था, तो डूबना तय है। और लास्ट में हम लिक्विडिटी चेक करें। लिक्विडिटी मतलब है कि हम जब भी पैसा चाहेंगे तब पैसा निकाल सकते हैं। क्या लोग जमीन में पैसा क्यों नहीं लगाता सारा पैसा? आप लोग बताइए सबसे ज्यादा अभी रिटर्न कहाँ मिलेगा? जमीन में। आप लोग सब जानते हैं सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होता है? जमीन में। तो घर में क्यों नहीं बोलते कि कमाइए और जमीन खरीदिए? पेरेंट्स को बोले कि जितना कमाते जाइए जमा करते जाइए, एक बार जमीनें खरीद देंगे, सब गांव का जमीन हम खरीद देंगे। लेकिन पापा मना कर देंगे, बोले ना क्यों नहीं खरीदना चाहते? सबसे ज्यादा फायदा तो जमीन में, 5 साल में सीधा पता चला कि 10 गुना हो जाता है। तो ये जमीन में क्यों नहीं लगा रहे लोग? इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उसका लिक्विडिटी नहीं है। जब हम उसको लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा।
और बैंक में लोग रखेगा पैसा, सालों भर बैंक में पैसा रह गया 3% ब्याज में, 3% मिल रहा है, उस पैसे को आप दूसरी जगह लगा सकते हैं तो वहां ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आप नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है किस चीज का, लिक्विडिटी का। अगर हमको अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? तो वहां जमीन तुरंत नहीं बिकता, जमीन तुरंत लिक्विड नहीं होता। तो इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि लिक्विडिटी है या नहीं है। अगर हमको तुरंत बेच के पैसा लाना हो तो क्या बॉन्ड के जरिए ला सकते हैं? जी हाँ ला सकते हैं। शेयर के जरिए ला सकते हैं? ला सकते हैं। जमीन नहीं बिक सकता तुरंत, इसलिए लोग जमीन में पैसा नहीं लगाता। यही बात आपको समझना है कि बॉन्ड का मतलब है जहां पे हम लोग पैसा लगाएं, रिस्क ये लिक्विडिटी का मतलब जहां पे हम लोग पैसा लगाएं वो हम जब चाहें तब पैसा आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। और बॉन्ड में या शेयर में, डिवेंचर में कहीं भी पैसा लगाते हैं तो आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में कितना जल्दी आ सकता है। इसलिए आपको लिक्विड फंड भी रखना चाहिए, सॉलिड फंड भी रखना चाहिए। सब लिक्विड मत रखो, सॉलिड भी रखो जहां कोई हिलने वाला नहीं। तो सॉलिड फंड भी रखेंगे, लिक्विड फंड भी रखेंगे, कोई दिक्कत है? इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज रिस्क, एक्सप्लेन इट टाइप्स। रिस्क क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं।